प्राचीन भारत के एक रमणीय और शांत भूभाग में सरयूपुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। चारों ओर हरियाली थी। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, नीम, पीपल, शमी और आम गांव को ऐसे घेरे रहते थे जैसे प्रकृति स्वयं उसकी रक्षा कर रही हो। गांव के बीचों बीच एक चौड़ी पगडंडी थी जो हमेशा धूल से ढकी रहती। इसी पगडंडी पर हर सुबह बच्चे पंक्तिबद्ध होकर चलते थे, ठीक वैसे ही जैसे किसी विद्यालय की ओर जा रहे हों। वे गांव के बुजुर्गों के पास जाते, जहां उन्हें जीवन, धर्म और ज्ञान की बातें सिखाई जाती थी। इसी गांव में आदित्य नाम का एक बालक रहता था। उसकी उम्र लगभग 11 वर्ष थी। वो दुबला-पतला था, रंग थोड़ा सांवला, लेकिन उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी। कुछ सीखने की, कुछ बनने की और जीवन में आगे बढ़ने की। आदित्य का मन पढ़ाई में लगता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कठिनाई उसकी गरीबी थी। उसके पिता दिन निकलते ही खेतों में मजदूरी करने चले जाते और सूर्य अस्त होने के बाद ही लौटते। मां मिट्टी के बर्तन बनाती और उन पर साधारण सी आकृतियां उकेर कर उन्हें बेचती। घर की हालत ऐसी नहीं थी कि आदित्य के पास पढ़ने लिखने के लिए तख्ती या कलम हो सके। गांव के दूसरे बच्चों के पास लकड़ी की तख्तियां, कोयले के टुकड़े और कभी-कभी नरकट से बनी कलमें होती थी, लेकिन आदित्य के हाथ हमेशा खाली रहते। फिर भी उसके भीतर सीखने की आग बुझी नहीं थी। एक दिन गांव में एक घूमता फिरता व्यापारी आया। वो अपनी गठरी खोलकर बच्चों को तख्तियां दिखा रहा था। कुछ बच्चे उत्साह से उन्हें खरीद रहे थे। आदित्य भी वही खड़ा था, चुपचाप उन तख्तियों को टकटकी लगाए देखता हुआ। उसकी आंखों में इच्छा साफ झलक रही थी। व्यापारी ने उसे देखा और पूछा, बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? आदित्य ने बहुत धीमी आवाज में कहा, कुछ नहीं, बस देख रहा हूं। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, अगर चाहिए तो ले लो। आदित्य ने बिना कुछ कहे अपनी खाली जेब दिखा दी। व्यापारी कुछ पल के लिए ठहर गया। उसकी आंखों में दया झलक आई, लेकिन उसकी अपनी स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि वो तख्ती मुफ्त में दे सके। उसने धीरे से कहा, मैं चाहकर भी बिना मूल्य के नहीं दे सकता, क्षमा करना, और आगे बढ़ गया। उस दिन आदित्य पहली बार घर लौटते समय रोया। उसका रोना केवल तख्ती न मिलने का नहीं था, बल्कि उस व्यवस्था का था जिसमें सीखने की चाह रखने वाला बच्चा भी साधनों के अभाव में पीछे रह जाता है। घर पहुंचकर वो एक कोने में चुपचाप बैठ गया। मैंने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा? वो बात टालने लगा, लेकिन मां का मन सब समझ गया। उसने आदित्य का हाथ थामा और स्नेह से कहा, तुम्हें तख्ती चाहिए, है ना? आदित्य ने सिर झुका लिया। मां मुस्कुराई और आंगन की ओर इशारा करते हुए बोली, जो चीज नहीं मिलती उसे बनाया भी जा सकता है। वो उसे घर के पीछे ले गई, जहां गीली मिट्टी का एक छोटा सा ढेर रखा था। मां ने मिट्टी उठाई और अपने हाथों से उसे मसलम कर एक सपाट, चौकोर आकार देने लगी। कुछ ही देर में मिट्टी की एक साधारण सी तख्ती तैयार हो गई। आदित्य उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसे संसार की सबसे कीमती वस्तु मिल गई हो। आदित्य विस्मय से ये सब देखता रहा। कुछ ही समय में मिट्टी से बनी एक साधारण सी तख्ती तैयार हो गई। मां ने उसे धूप में रख दिया ताकि वो धीरे धीरे सख्त हो जाए, और मुस्कुराकर बोली, जब सीखने की चाह सच्ची हो तो साधन अपने आप रास्ता ढूंढ लेते हैं। ये वाक्य आदित्य के मन में ऐसे उतर गया जैसे किसी ने उसके भीतर दीप जला दिया हो। उसी क्षण से उसकी सोच बदल गई। अगली सुबह आदित्य सूरज निकलने से पहले उठ गया। मिट्टी की तख्ती अब सीधी खड़ी हो सकती थी और हल्की सी कठोर भी हो चुकी थी। उसने एक छोटी सी लकड़ी उठाई और पहली बार उस तख्ती पर अक्षर उकेरे। जैसे ही पहला शब्द पूरा हुआ, वो खुशी से उछल पड़ा।
उस दिन उसे वो मिट्टी की तख्ती संसार की सबसे बड़ी संपत्ति लग रही थी। हालांकि उस तख्ती में कई कमियां थी। वो थोड़ी टेढ़ी बन गई थी, इसलिए लिखते समय रेखाएं टूट जाती थी। कहीं दबाव पड़ता तो मिट्टी धंस जाती और कभी कभी तख्ती में दरार पड़ने लगती। फिर भी आदित्य का मन नहीं डिगा। गांव के कुछ बच्चे उसका उपहास करते, इस मिट्टी की तख्ती पर लिखकर तू क्या विद्वान बनेगा। उनकी बातें आदित्य को चुभती थी, लेकिन वो चुपचाप सब सह लेता। उसे भीतर से विश्वास था कि जिसके भीतर सीखने की आग जल रही हो, उसे कोई भी बुझा नहीं सकता। गांव के पास चंदन नाम की एक छोटी नदी बहती थी। आदित्य अक्सर वहां जाकर बैठ जाता। गोद में मिट्टी की तख्ती होती और सामने बहती हुई नदी। लहरों की मधुर ध्वनि उसके मन को शांत कर देती। वहीं बैठकर वो अक्षर, शब्द, वाक्य और पहाड़े लिखने का अभ्यास करता। लिखते लिखते तख्ती बार बार गढ़ेदार हो जाती। कभी कभी वो टूट भी जाती और तब उसे मां से नई तख्ती बनवानी पड़ती। धीरे धीरे आदित्य ने खुद ही सीख लिया कि मिट्टी को कैसे फिर से गूंथकर चिकना किया जाए। अब वो रोज अपनी तख्ती खुद बनाने लगा। कभी वो पतली बनाता, कभी मोटी, कभी छोटी, कभी बड़ी। धीरे धीरे ये अभ्यास उसके लिए खेल जैसा बन गया। दिन बीतते गए। शाम को जब गांव के बुजुर्ग खेतों से लौटते तो बच्चों को पढ़ाने बैठते। वे आदित्य से पूछते, तुम्हारे पास तख्ती कहाँ है? आदित्य चुप रह जाता, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ता। गांव का एक वृद्ध किसान, भानु काका, उस पर ध्यान देने लगा। काका स्वयं अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मेहनत और लगन की पहचान रखते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि आदित्य जमीन पर उंगली से गणित के सवाल बना रहा है। काका ने पूछा, बेटा, तुम मिट्टी पर ही क्यों लिखते हो? आदित्य ने सरलता से उत्तर दिया, क्योंकि मेरे पास और कुछ नहीं है। भानु काका ने गहरी सांस ली और बोले, साधन की कमी होती है, लेकिन तुम्हारे भीतर तो बहुत कुछ है। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जिसका मन सीखना चाहता है, उसे कोई ताकत रोक नहीं सकती। उस दिन आदित्य के भीतर नया आत्मविश्वास जाग उठा। धीरे धीरे उसका ज्ञान बढ़ने लगा। गणित, भाषा, पहेलियां, खेती-बाड़ी से जुड़ा विज्ञान, वो सब कुछ समझने लगा। लोग हैरान थे कि बिना किसी सुविधा के ये बच्चा इतना कैसे सीख रहा है। गांव में जब कोई सवाल उठता तो लोग मजाक में ही सही उससे पूछ लेते, अरे आदित्य, जरा बताओ तो ये कैसे होगा? और आदित्य शांत भाव से उत्तर दे देता। धीरे धीरे गांव वालों की नजर में उसका सम्मान बढ़ने लगा। फिर एक वर्ष ऐसा आया जब गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें नष्ट हो गई और कई घरों में अन्न की कमी होने लगी। एक दिन आदित्य के पिता ने भारी मन से कहा, बेटा, अब पढ़ाई कम करनी पड़ेगी। घर की जिम्मेदारी बढ़ गई है, खेतों में हाथ बंटाना होगा। यह सुनकर आदित्य का मन टूट गया, लेकिन वो समझता था कि परिवार सबसे पहले आता है। उसने पढ़ाई घटा दी और पिता के साथ खेतों में काम करने लगा। फिर भी रात को चाहे वो कितना ही थका हुआ क्यों न हो, वो अपनी मिट्टी की तख्ती निकालता जरूर। कभी एक शब्द लिखता, कभी एक पंक्ति, कभी पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती, लेकिन सीखने की प्रक्रिया कभी नहीं रुकी। एक दिन गांव में पास के कस्बे से एक घुमक्कड़ विद्वान आया। वो न किसी राजा का दूत था, न किसी राज्य का प्रतिनिधि। वो बस ऐसा व्यक्ति था जो जगह जगह घूमकर बच्चों को ये सिखाता था कि सीखना किताबों या साधनों का मोहताज नहीं होता, बल्कि मन की लगन से जन्म लेता है। उसने गांव के बच्चों को एकत्र किया और सरल शब्दों में कहा कि साधन केवल सहारा होते हैं, असली शक्ति सीखने की इच्छा में होती है। बोलते बोलते उसकी दृष्टि आदित्य पर जा ठहरी। आदित्य के हाथ में मिट्टी की तख्ती थी, जिस पर लिखते लिखते उसकी उंगलियां गंदी हो चुकी थी। विद्वान ने पास आकर पूछा, तुम मिट्टी पर लिखते हो?
आदित्य ने सिर हिलाकर हामी भरी। विद्वान मुस्कुरा दिया और बोला, तुम्हारे पास सबसे बड़ी कलम है, तुम्हारा मन। ये कहकर उसने आदित्य को 2 लकड़ी की तख्तियां और नरकट से बनी एक छोटी सी कलम दे दी। ये दृश्य देखकर गांव के सभी बच्चे हैरान रह गए। विद्वान ने जाते जाते कहा, ये बालक जब बड़ा होगा तो ज्ञान की रोशनी फैलाएगा। ये शब्द आदित्य के हृदय में दीपक की तरह जल उठे। इसके बाद आदित्य पहले से भी अधिक मन लगाकर पढ़ने लगा। वो हर दिन मिट्टी की तख्ती पर बार बार लिखता। शब्द घिस जाते, उंगलियों में छाले पड़ जाते, लेकिन उसका अभ्यास कभी नहीं रुका। गांव के कुछ लोग कहते, इतनी पढ़ाई करके क्या होगा? गांव में तो आखिर काम ही करना है। आदित्य मुस्कुरा देता और शांत स्वर में बस इतना कहता, मुझे ज्ञान चाहिए। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा और देखते देखते आदित्य 18 वर्ष का हो गया। अब वो गांव का सबसे समझदार युवा माना जाने लगा था। लोग खेती, मिट्टी, भाषा और गणना से जुड़े प्रश्नों के लिए उससे सलाह लेने आने लगे थे। एक दिन उसने मन ही मन निर्णय लिया कि जो कुछ उसने सीखा है वो उसे आगे बांटेगा। एक शाम वो उसी नदी के किनारे बैठा था जहां बचपन में वो मिट्टी पर लिखा करता था। बहते जल को देखते हुए उसकी आंखें नम हो गई। उसे अपना संघर्ष याद आया और उसने सोचा, अगर मुझे साधन नहीं मिले फिर भी मैंने सीखना नहीं छोड़ा। मैं गांव के बच्चों को कभी ये कमी महसूस नहीं होने दूंगा। उसी रात उसने गांव में घोषणा की कि वो बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना चाहता है। पहले तो लोग चकित हुए, फिर उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। कई माता पिता अपने बच्चों को लेकर उसके पास आने लगे। आदित्य ने अपने छोटे से घर के बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे जगह साफ की। वही खुले आकाश के नीचे धरती को मां मानकर उसने बच्चों को अक्षर सिखाने शुरू किए। वो पढ़ाते समय प्रकृति से जुड़े उदाहरण देता, मिट्टी, पानी और हवा से ज्ञान जोड़ता। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ती गई। उसका छोटा सा पाठशाला पेड़ की छाया में मिट्टी की खुशबू के साथ पूरे गांव की पहचान बन गई। आदित्य की मां उसे दूर से देखती और मन ही मन मुस्कुराती। पिता गर्व से कहते, हमारा बेटा गांव का पहला शिक्षक बन गया। लेकिन आदित्य विनम्रता से उत्तर देता, मैं शिक्षक नहीं हूं, बस सीखने की राह पर थोड़ा आगे चल रहा हूं। समय के साथ उसके पढ़ाए हुए बच्चे बड़े होने लगे और गांव में परिवर्तन दिखाई देने लगा। किसी ने उन्नत खेती की शुरुआत की, किसी ने औषधीय पौधों की पहचान की, तो किसी ने कुम्हारी को नई तकनीकें सिखाई। एक दिन आदित्य फिर उसी नदी के किनारे खड़ा था। उसके हाथ में वही पुरानी टूटी फूटी मिट्टी की तख्ती थी जिसे वो बचपन से संभाल कर रखे हुए था। उसने आकाश की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन सबसे बड़ा सबक यही है कि जिसका मन दृढ़ हो उसे कोई कमी रोक नहीं सकती। जिसके भीतर सीखने की भूख हो उसके लिए दुनिया खुद रास्ते बना देती है। धीरे धीरे हवा चली, नदी की सतह चमक उठी और पेड़ों की पत्तियां जैसे सहमति में हिलने लगी। आदित्य मुस्कुरा दिया क्योंकि उसका सपना साकार हो चुका था। वो सचमुच सरयूपुर का पहला शिक्षक बन गया था और उसकी कथा आने वाली पीढ़ियों को ये याद दिलाती रही कि इंसान धन से नहीं बल्कि मन की शक्ति से आगे बढ़ता है।